हेलो स्टूडेंट। आज हम देखेंगे क्लास 10th का मैथ्स और इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में आने वाले हैं 2024 में। तो सब लोग ध्यान से देखेंगे और हम क्वेश्चन को बताएंगे और क्वेश्चन को करके दिखाएंगे इनका सॉल्यूशन कि किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए चैप्टर नंबर है हमारा 1 और ये चैप्टर है हमारा रियल नंबर्स। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं तो वो सब हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें एक फॉर्मूला है हमारा, ये वाला फॉर्मूला बहुत ध्यान से देखना है। इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन हमारे आते हैं और ये क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्या है ये फॉर्मूला, एस सी एफ इंटू एल सी एम। एस सी एफ और एल सी एम की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो इसके बेसिस पर हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या होगा, मैं एलसीएम और एचसीएफ उन नंबर्स का दिया हुआ होगा और एक नंबर दिया होगा तो दूसरा नंबर हम आसानी से निकाल लेंगे। या कभी कभी क्या होगा, दोनों नंबर दिए हुए होंगे, एलसीएम और एचसीएफ में से कुछ कोई एक दिया हुआ होगा, दूसरे वाले को फाइंड आउट कराएगा। तो दूसरा फाइंड आउट इसी तरह से करना है जैसे कि एचसीएफ फाइंड करना है तो फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर का मल्टीप्लिकेशन और अपॉन में क्या आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा। इस तरह से आसानी से निकल जाएगा। अभी हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन है हमारा ये 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है हमारा, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स 144। मतलब क्या है, ये 144 जो है इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर उसमें उसके जो हमारी पावर्स होंगी, एक्सपोनेंट्स क्या होती हैं, पावर्स होती हैं, तो उनकी पावर का सम हमें बताना है। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, हमें 144 दिया हुआ है। तो 144 को हम क्या करेंगे, जब हमने इसके फैक्टर किए तो ये आए फैक्टर हमारे 2 2 2 2 और 3 इंटू 3, मतलब 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2 ये आए हमारे। ये हो गए हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन हमने इसका कर दिया है। तो हमसे क्या पूछा गया, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर, यानी कि सम करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। किसा जोड़ना है, ये जो प्राइम फैक्टर आए हैं इनकी पावर को जोड़ना है हमें। तो ये पावर हमारी कितनी आई, इस पर 4 आई और इसकी पावर कितनी आई हमारी 2 आई। तो 2 और 4 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो इसका आंसर क्या आएगा 6। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं तो आसानी के साथ ये क्वेश्चन हो जाते हैं, तो इनको जरूर करके आना है हमें। आगे देखते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन भी हमारा इस तरह के बहुत आते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a। मतलब हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं और वो किस फॉर्म में है, a है हमारा x की पावर 3 y की पावर 2 एंड b इक्वल है x की पावर 3 x इंटू वाई की पावर 3, वेयर x और y क्या है, कोई प्राइम नंबर है। तब हमें क्या बताना है, एस सी एफ बताना है। तो देखिए एस सी एफ और एलसीएम क्या होता है, इसको मैं करके आपको दिखाता हूं कि ये किस तरह से क्वेश्चन होगा। तो देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्वेश्चन है हमारा 10। तो इसको देखिए किस तरह सोल्व करना है। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, दो नंबर्स हमें दिए हुए हैं ए और बी, और ये इस फॉर्म में दिए हुए हैं, एक्स की फॉर्म में और वाई की फॉर्म में दिए हुए हैं। तो हमें इसमें एच सी एफ फाइंड करना है। तो देखिए एच सी एफ किस तरह से फाइंड करेंगे, हमने यहाँ पर इसे देखा है कि ध्यान से देखिए एच सी एफ होता क्या है। एच सी एफ जब हमें फाइंड करना है जब भी कभी, तो देखिए किस तरह से फाइंड करेंगे। ये ए इक्वल दिया हुआ है हमें ये वाला और बी इक्वल हमें ये दिया हुआ है। तो जब हम एच सी एफ इसका फाइंड करेंगे तो हम देखेंगे कि इन दोनों में जो कॉमन होगा वो हम ले लेंगे, वही हमारा एच सी एफ होगा। तो ध्यान से देखिए, ऊपर वाले में एक्स की पावर 3 और नीचे वाले में एक्स है, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा हमारा, जो कम हो गई, यानी कि जो कम होगा, यानी एक्स हमारा अकेला है तो हमारा एक्स आ जाएगा। इसी तरह से इन दोनों में जो हमारा कॉमन होगा, इन दोनों में कॉमन क्या होगा, देखिए ये वाई स्क्वायर है और ये वाई की पावर 3 है, तो इन दोनों में कम कौन सा, वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर हमारा यहाँ आ गया, तो इसका एच सी एफ आ जाएगा हमारा एक्स इंटू वाई स्क्वायर। तो अगर हम इसमें एलसीएम निकालना चाहें, इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि एलसीएम बताइए, तो एलसीएम हमें बताने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों में जो मैक्सिमम वाला होगा वो वाला लेंगे। देखिए यहाँ पर एक्स है, एक्स की पावर 3 है, तो मैक्सिमम वाला कितना हो गया हमारा, एक्स की पावर 3, और इन दोनों में मैक्सिमम वाला क्या है, वाई की पावर 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो इस तरह से एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमसे नहीं हो पाते। तो इस तरह से हम आसानी के साथ इसे कर सकते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, इसको देख लेते हैं। अभी हमने एक फॉर्मूला बताया था, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो 13 में क्या दिया हुआ है, गिवन डेट एलसीएम
एलसीएम हमें दिया हुआ है किसका, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम हमें दिया हुआ है कितना, ये वाला दिया हुआ है, और एचसीएफ हमसे पूछा जा रहा है इन्हीं दोनों नंबर्स का। तो देखिए हमारे पास तीन चीज़ें हैं, दो तो नंबर हो गए हमारे और एक क्या है हमारे पास एलसीएम है। तो एचसीएफ हमें निकालना है। हमने अभी क्या देखा था फॉर्मूला, फॉर्मूला था हमारा एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, मतलब प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एच सी एफ किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। तो देखिए यहाँ पर हम सीधा फॉर्मूला क्या लगाएंगे, सीधा फॉर्मूला हमारा लग जाएगा एच सी एफ इक्वल क्या हो जाएगा, बोथ नंबर अपॉन एलसीएम। तो बोथ नंबर अपॉन एलसीएम जब इसे सोल्व करेंगे, देखिए सोल्व करना तो ये आसान है, इसको सोल्व कर सकते हैं हम, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है लेकिन सोल्व इसे कर किया जा सकता है, इसे इन सब से काटा जा सकता है अगर करते हैं तो। तो इस तरह से करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा, 12 आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे बहुत आते हैं जो कि फॉर्मूला बेस्ड होते हैं और डायरेक्टली बड़े आसानी के साथ हो जाते हैं, तो इनको भी हम करके जाएंगे। अब आगे देखते हैं हम और कोई क्वेश्चन हमारे लिए जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसको करते हैं हम। देखिए एक क्वेश्चन हमारा इस तरह का भी आ जाता है कि ये एलसीएम ऑफ 15, 18 एंड 24, इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों बताइए, इस तरह का क्वेश्चन हमारा आ जाता है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से किया जाएगा, जैसे कि हमारे 15 है, 15 को जब हम सोल्व करेंगे मतलब इसका एलसीएम निकालेंगे, मतलब इसके फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करने के बाद आएगा 3 इंटू 5। 18 के फैक्टर करेंगे तो ये आएगा हमारा यानी 2 इंटू 3 की पावर 2, और 24 के जब फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 2 की पावर 3 इंटू 3। तो एलसीएम देखने के लिए हमें क्या देखना है, इनमें मैक्सिमम कौन सा है, यानी कि पहले वाले में, इस वाले में देखते हैं सबसे पहले। देखिए इसमें 3 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 2 है, और 3, और इसमें 2 की पावर कितनी है, 3 है। तो देखिए 2 की पावर 3 ले लिया जाएगा, और उसी तरह से क्या होगा, 3 की पावर 2 ले लिया जाएगा, और इसमें देखिए और 5 नहीं है कहीं पर भी, तो 5 इस वाले में है तो यहाँ से 5 ले लिया जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूँ, देखिए किस तरह से होगा, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 11। तो हमने इसमें देखा है 15 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 5 आएगा, तो 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 हम लिख देंगे। इसी तरह से 18 जो है हमारा, इसके साथ फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 2। और इसी तरह से देखिए 24 है हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ये आएगा, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। ये हमारे क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए सभी के। जब हम एलसीएम निकालने की बात आती है हमारी, तो देखिए एलसीएम किस तरह से निकालेंगे हम, इसमें देखेंगे हम कि जो कॉमन है और प्लस अदर है, यानी कॉमन के साथ साथ अदर जो है वो भी हम साथ में लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 की पावर, देखिए यहाँ पर 3 है और 2 की पावर यहाँ 1 है, 2 की पावर यहाँ कुछ नहीं है, तो 2 की पावर में जो मैक्सिमम वाला है उस वाले को हम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, ये ले लिया हमने। इसके बाद देखेंगे हम 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, और 3 की पावर ऊपर वाले में 1 है, तो 3 की पावर हम कौन सी है, मैक्सिमम वाली ले लेंगे, 3 की पावर 2, ये हमारा सॉल्यूशन में आएगा। इसी तरह से देखिए 5, देखिए सिर्फ ऊपर वाले में है और किसी में है नहीं, तो हमें 5 को भी लेना होगा, यानी कि कॉमन ले लेते हैं पहले, जो बचे कुचे हैं वो वालों को भी ले लिया जाता है। तो इस तरह से देखिए हमारा जब इन सब की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है हमारा 360, 360। तो जब ये 360 आएगा, 360 आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। और अगर एचसीएफ की ही बात करें इसमें, तो एचसीएफ के लिए हमें क्या करना होगा, इनमें कॉमन देखना होगा, जो कॉमन होगा वो ले लेंगे, जो कॉमन नहीं है उसे छोड़ दिया जाएगा। जैसे देखिए 3 की पावर 1 इसमें भी है, 3 की पावर 1 इसमें भी है, और 3 की पावर 2 इसमें भी है, मतलब 3 की पावर 1 तीनों के अंदर है, तो 3 को हम ले लेंगे क्योंकि ये 3 इसके अंदर आ रहा है। इसी तरह से आगे देखिए यहाँ पर देखिए 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 1 है, और ऊपर 2 नहीं आ रहा, तो हम 2 को नहीं ले सकते। इसी तरह से देखिए 5 ऊपर आ रहा है तो नीचे वालों में नहीं आ रहा, तो 5 को भी नहीं लिया जा सकता। तो अब इसमें देखिए और कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन 1 को हम कॉमन मान सकते हैं, तो 1 हमारे इसमें कॉमन है, तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत आते हैं और बहुत ही आसान होते हैं। सबसे पहला काम इसमें फैक्टर करना होता है, फैक्टर करने के बाद पावर की फॉर्म में लिख लो उन्हें, और इसमें देख लो जो चीज़ कॉमन है उस वालों को ले लो, तो वो हमारा एचसीएफ बन जाता है। और एलसीएम में क्या है, कॉमन भी लेना है, कॉमन के बाद बचे हुए जो हैं उनको भी लेना और सबकी आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। चलिए अब आगे चल के देखते हैं। अब हम देखते हैं, देखिए प्रूव डैट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर, इस तरह के क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं। तो जैसे √2, √3, √5 वगैरह को पूछ लिया जाता है, सभी का पैटर्न बिल्कुल सेम है, सेम टू सेम करना है। तो एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या माना, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि √5 जो है एक रेशनल नंबर है, ये प्रूव करके हमें दिखाना है। तो हम ये मानकर चलेंगे कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है, और उसे P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पर वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर Q 0 नहीं होगा, ठीक है। तो जब ये P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है,
तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, यानी √5 इक्वल है P/Q के, और यहाँ पर क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके P इक्वल लिखेंगे √5 × Q। इसके बाद देखिए दोनों साइड का हम स्क्वायर करेंगे। ये देखिए हमारा पैटर्न है, इस पैटर्न के बेसिस पर अगर हम क्वेश्चन को करेंगे, चाहे वो √2 हो, √5 हो या √3 हो, तो बिल्कुल आसानी के साथ प्रूफ हो जाएगा। और बस हल्का हल्का सा स्टेप्स देखने हैं इसके, आसानी के साथ हो जाएगा। स्क्वायरिंग करी, स्क्वायरिंग करने के बाद देखिए ये आ गया हमारा P² हो जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो √ हट जाएगा, और Q का स्क्वायर करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से देखिए P² इज डिविजिबल बाई 5। P² जो है हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 5 जो इसका भी मल्टीपल है, तो ऑब्वियस है जब 5 इसके ये वाली इसके इक्वल है, तो ऑब्वियस है ये 5 से भी क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। इसलिए P भी क्या होगा हमारा, P² जब 5 से डिवाइड हो रहा तो P भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, P इज डिविजिबल बाई 5। P 5 से डिविजिबल है, तब हमें क्या करना है, P को हमने क्या मान लिया, P जो है हमारा 5 का मल्टीपल होगा। P क्या होगा हमारा, 5 का मल्टीपल होगा। अब हमने क्या किया, दोबारा इन दोनों का स्क्वायर किया, दोबारा स्क्वायर करेंगे तो फिर हमने ये देखा P का स्क्वायर करेंगे तो P² आ जाएगा, 5 का करेंगे तो 25, और R का करेंगे तो R² आ गया। लेकिन हम एक बात जानते हैं कि P² जो है ना हमारा, P² वो 5 × Q² के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली वैल्यू जो है हमारी और ये वाली वैल्यू जो है स्क्वायर वाली है, वो हमारी इक्वल आ सकती है। तो हमने दोनों वैल्यूज़ को इक्वल कर लिया है। तो ये क्या आएगा हमारा, ये देखिए आया क्या है हमारा, आया है देखिए 25 के इक्वल हो जाएगा, मतलब 25 R² के इक्वल हो जाएगा। मतलब ये वाली वैल्यू जो है हमारी इसके इक्वल हो जाएगी, दोनों को इक्वल करेंगे। यहाँ 25 आता है, इन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक किया है। तो देखिए यहाँ पर Q² क्या आ जाएगा हमारा, 5 × R² आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से देखिए, लेकिन Q² विल बी डिविजिबल बाई 5। अब तब क्या होगा हमारा, Q² 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ साफ नजर आ रहा है। इसी तरह से क्या होगा, Q विल ऑल्सो भी डिविजिबल बाई 5। Q भी 5 से डिवाइड हो रहा है और Q² भी हो रहा है। ऊपर हमने देखा P भी हो रहा है, P² भी हो रहा है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, P इज डिविजिबल बाई 5 एंड Q भी डिविजिबल, यानी Q और P दोनों के दोनों डिवाइड हो रहे हैं। इसलिए 5 क्या हुआ, 5 दोनों में क्या हुआ, कॉमन फैक्टर बन गया। और जब 5 कॉमन फैक्टर बन गया, इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू आवर अजम्पशन, हमारी अजम्पशन के अकॉर्डिंग, यानी जो हमने माना था उसके अकॉर्डिंग क्या था, P/Q हैव नो कॉमन फैक्टर, यानी कि P और Q के बीच में कोई कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं था एक के अलावा। इसलिए क्या हुआ, √5 इज अ रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या बन जाएगा, ये एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, हमने क्या माना था, √5 को एक रेशनल नंबर माना था ना, मान कर चले थे, लेकिन हमारी जम्पशंस गलत हो गई। इसलिए क्या हुआ, √5 एक इरेशनल नंबर है। इसको पैटर्न के अकॉर्डिंग करेंगे तो हो जाएगा। इसी तरह से देखिए √3 √2 का भी आ जाता है। लेकिन ये जब इस तरह का क्वेश्चन आता है, देखिए ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन जो आता है हमारा, इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करना इससे भी थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि ये हम मानकर चलते हैं कि √3 √5 और √2 को हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि वो इरेशनल नंबर है, ये हमें पता है। तो जब वो मानकर चलते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन जो मल्टीप्लाई के साथ आते हैं वो और भी आसान हो जाते हैं। तो देखिए ये वाला नंबर हो गया हमारा, इसको हमने क्या मान लिया, एक रेशनल नंबर मान लिया। जब रेशनल नंबर मानकर चलेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, रेशनल नंबर हमने मान लिया है, तो ये हो गया P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। P/Q की फॉर्म में लिखेंगे तो हमें क्या करना है, 3 को इसके नीचे पहुंचा देना, √2 को इधर ही रहने देना। और उसके बाद देखिए क्या करेंगे, P और Q हमारे इंटीजर्स हैं, P/Q एक रेशनल नंबर है, लेकिन √2 एक रेशनल नंबर है। देखिए ये हमारा रेशनल नंबर बन गया ना। जब ये रेशनल नंबर है और ये तो हमें पता है कि ये इरेशनल नंबर है, तो रेशनल और रेशनल बराबर कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते। इसलिए क्या हो गया हमारा, ये वाला पूरा पोर्शन हमारा क्या बन जाएगा, एक रेशनल नंबर बन जाएगा। ये आसान होता है ये वाला पोर्शन करना। चलिए अब हम आगे देखते हैं, दूसरा चैप्टर देखते हैं अपना, कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे आएंगे और हमें किस तरह से उन्हें सोल्व करना है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें नंबर ऑफ क्या दिया हुआ है हमें, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स Px शोन इन द फिगर। यानी कि हमें एक ग्राफ दे दिया जाएगा जो कि एक्स एक्सिस को काटता हुआ वाई एक्सिस को काटता हुआ एक ग्राफ बनाया जाएगा, और तो उसके बारे में हमें पूछा जाएगा कि ये ग्राफ जो है ना, ये वाले ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें बताना नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये ग्राफ किसका है, किसी पॉलिनोमियल का है। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि इस पॉलिनोमियल में कितने नंबर ऑफ क्या होंगे, जीरोज होंगे। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से किया जाता है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या देखना है, ये जो हमारा ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को पूरी एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, वही हमारे नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। तो ध्यान से देखिए इसमें ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, एक ही बार काट रहा है। देखिए
ये तो यहाँ वाई एक्सिस को काटा ना, यहाँ पे एक्स एक्सिस को एक ही बार काट रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1। एक ही इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो होगा, और उसका आंसर क्या होगा, बी होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है हमें करने हैं। तो अब हम देखते हैं, अब हम अपना कोई एक सैम्पल पेपर कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा पहला जो क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है द एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ 12, 21 और 15 रिस्पेक्टिवली। तो हमें इसमें एलसीएम बताना है। एलसीएम बताने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, 12 और 21 और 15 इन तीनों के हम फैक्टर करेंगे, और इन तीनों में ही जो जो कॉमन है और जो कॉमन से अदर है, उन तीनों उन सबको हम क्या करेंगे, ले लेंगे और सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमने देख लिया है कि ये वाला जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, तो वो उसके क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे। और सपोज करिए वो काट नहीं रहा है लेकिन टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, टच करने की सिचुएशन में क्या होता है, वो एक माना जाता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोज उसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब देखिए ये है हमारा a system of linear equations is said to be consistent। एक लीनियर इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है, is said to be consistent। कंसिस्टेंट कब कहलाएगा, जब उसमें क्या हो, सॉल्यूशन हो उसका कुछ ना कुछ, वन और मैनी सॉल्यूशन। कब हो, वन या तो एक सॉल्यूशन हो या मैनी सॉल्यूशन हो, तब वो क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाता है। और इनकंसिस्टेंट कब कहलाता है, जब कोई सॉल्यूशन उसका ना हो, तो वो इनकंसिस्टेंट कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें 4 हमें दिया हुआ है, इफ दिस इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, तब हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस तरह के क्वेश्चन देखिए बहुत आते हैं, तो हम इसको सोल्व करके दिखाते हैं कि किस तरह से सोल्व होगा। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ये था कि एक हमें इक्वेशन दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी, एक इक्वेशन है हमारे पास। तो पूछा है कि बताया कि हैज़ इक्वल रूट्स, इसके रूट्स हमारे कैसे हैं, इक्वल हैं, तब हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए हमने किस तरह से सोल्व किया है, ये हमारी इक्वेशन हो गई है। तो अगर रूट हमारे इक्वल होते हैं तो डी इक्वल ज़ीरो हम पुट करते हैं। जब डी इक्वल ज़ीरो पुट करते हैं तो हमारी जो के की वैल्यू होती है या कोई और हमें नंबर दिया हुआ है उसकी जो वैल्यू होती है आसानी के साथ निकल जाती है। तो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं, इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो वहाँ से कंपेयर करेंगे, वहाँ से हमें ए की वैल्यू मिलेगी 1, क्योंकि एक्स के बराबर में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। इसी तरह से बी की वैल्यू मिलेगी 5 के, क्योंकि वो एक्स का कोफिशिएंट होता है। एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है, जो एक्स के बराबर में होता है मल्टीप्लाई में, उस एक्स का कोफिशिएंट बोलते हैं। ये हो गया हमारा 5 के, और जो प्लस अदर टर्म होती है उसे सी बोला जाता है, जो कि है 16। तो अब देखिए फॉर्मूला है हमारा, डी इक्वल जीरो होता है, और डी होता क्या है, डी होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल जीरो। तो इन सब की वैल्यू यानी बी की वैल्यू क्या है हमारी 5k, तो 5k का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है हमारा 1, इसी तरह से सी कितना हमारा 16। इन सबको सोल्व करेंगे तो 5k का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25k स्क्वायर, और 16 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 64। ठीक है, ये आ गया 0। तो देखिए 25k स्क्वायर हमारा किसके ऊपर आ जाएगा, 64 के। तो यहाँ से जब k स्क्वायर निकालेंगे हम, तो k स्क्वायर हो जाएगा 64/25। अब यहाँ से हमें k निकालना है, तो स्क्वायरिंग यानी स्क्वायर रूट लेंगे हम। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर प्लस और माइनस के 2 साइन आते हैं। इसी तरह से अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 64/25। और ये किसका अंडर रूट होता है 64, ये होता है 8, और ये हो जाएगा 25 का, और ये प्लस माइनस के साइन होंगे। तो इस तरह का हमारी के की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है इनकी। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा है द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी। ये जो टर्म है हमारी एपी में है, ये इसने बोला है, इसलिए हमें इन्हें प्रूव करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो हम इन्हें मानकर चलेंगे कि ये एपी में है, तब हमें इसकी नेक्स्ट टर्म बतानी है। नेक्स्ट टर्म का मतलब क्या है, देखिए फर्स्ट टर्म दे रखी है, सेकंड टर्म दे रखी है, थर्ड टर्म दे रखी है, तो फोर्थ टर्म पूछी है, फोर्थ टर्म क्या होगी। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व किया जाता है हम देखते हैं आसानी के साथ। बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है करना। तो देखिए हमें इसमें दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है हमें 18 दिया हुआ है ना हमें। ठीक है, तो 18 को हम देखेंगे, अब देखिए आसानी के साथ दिख जाएगा।
तो देखिए हमें कितना दिया हुआ है 18, तो इस 18 के जब हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 3 × 3, तो ये अंडर रूट में है तो एक पेयर में से एक बाहर आ जाता है, तो इन 3 का पेयर बनना है तो 3 को बाहर ले लेंगे, ये आ जाएगा, मतलब 8 अंडर रूट 18 को ये लिखा जा सकता है, इसलिए थर्ड इसी तरह से अंडर रूट 32 को 4 अंडर रूट 2 भी लिखा जा सकता है, इसी तरह से अंडर रूट 50 को 5 अंडर रूट 2 लिखा जा सकता है। ये तीनों टर्म अब हमारी क्या है एपी में है, ऐसा उसने बोला है तो हम भी ये मानकर चलेंगे। इसमें देखिए ए क्या है हमारी फर्स्ट टर्म है, तो पहली टर्म को हम ए बोल देते हैं। डी इसमें हमें फाइंड आउट करना है, तो डी क्या होता है बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, कोई सी भी दो टर्म ले सकते हैं, बाद वाली में से पहली वाली को माइनस कर देते हैं। तो इसी तरह से देखिए बाद वाली हमारी है 4 अंडर रूट 2 और ये पहले वाली है माइनस कितनी है 3 अंडर रूट 2, तो देखिए 4 अंडर रूट 2 में से 3 अंडर रूट 2 जाएगा तो अंडर रूट 2 ही तो बचेगा खाली, तो डी की वैल्यू हमारी ये आ गई। फॉर्मूला क्या होता है ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो हमें लेना कितना है, एन की वैल्यू कितनी लेनी है 4 लेनी है, तो ए 4 हो जाएगा और ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, एन के प्लेस पर 4 रहेगा माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी अंडर रूट 2, तो देखिए आ गया 3 अंडर रूट 2 प्लस ये आ जाएगा हमारा 4 माइनस 1 3 आ जाएगा 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 2 कितना आ जाएगा आंसर 6 अंडर रूट 2, ये हमारा फाइनल आंसर होगा इसमें। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं तो हम आसानी के साथ इन्हें सोल्व कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं होता है, बस थोड़ा सा ये हमें देखना पड़ेगा कि ये इसको इस तरह से कैसे लिखा जा सकता है। फैक्टर करिए, फैक्टर करने के बाद क्या करना पेयर बना लीजिए, पेयर में से एक एक को बाहर ले लीजिए और जो बचा कुचा उसे अंदर लिख दीजिए, तो इस तरह से इसे लिखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। देखिए 6 क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है द पॉइंट्स P, Q एंड R द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल विच इज़, यानी कि तीनों ये जो पॉइंट हमें दिए हुए हैं ये किसी ट्राइंगल के वर्टाइसेस हैं, यानी कि तीन जो है क्या है ये इसके वर्टेक्स है, किसके वर्टेक्स हैं ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं। तो अब हमें ये देखना है कि वो ट्राइंगल जो होगा किस टाइप का होगा। तो देखिए सिंपल सा है कि ये ट्राइंगल को फाइंड आउट करने के लिए दो मेथड होते हैं, दो तरीक़ों से हम इन्हें सोल्व कर सकते हैं। देखिए पहला तो मेथड ये है कि डिस्टेंस फार्मूला लगाइए और तीनों के बीच के डिस्टेंस निकालिए, मतलब तीनों साइड्स जो हैं ट्राइंगल की वो फाइंड आउट करिए और उसमें देखिए कि क्या तीनों इक्वल आ रही हैं, अगर तीनों इक्वल हैं तो ट्राइंगल कैसा बन जाएगा हमारा इक्विलेटरल बन जाएगा। और दूसरा ये है कि अगर दो साइड इक्वल आ रही है तो स्केलेन ट्राइंगल बन जाएगा, और अगर तीनों ही साइड अलग अलग आ रही हैं तो स्केलेन ट्राइंगल बन जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जो है पाइथागोरस थ्योरम लगाने के अकॉर्डिंग उसमें जो है रिलेशन हो, तो वो ट्राइंगल कैसा बन जाएगा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से सोल्व करते हैं। तो देखिए हमने ये क्वेश्चन को सोल्व किया है, ये हमारा P, Q और ये R, तीनों को हमने इस फॉर्म में लिख लिया, ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया R। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना, P Q की डिस्टेंस निकालेंगे, Q R की निकालेंगे और P R ये तीनों डिस्टेंस निकालेंगे। तो हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाते हुए पी क्यू निकाला हमने जो कि √26 आया है, इसी तरह से पी आर निकाला हमने √10 आया, इसी तरह से क्यू आर निकाला √68 आया। अब देखिए तीनों आपस में जो है इक्वल नहीं है। और तीसरी बात हम इसमें यह भी चेक कर सकते हैं कि इन ये सम में बड़ा वाला जोन सा भी है इसका स्क्वायर करेंगे और इन दोनों का स्क्वायर करेंगे और उसका सम करेंगे तो इसके इक्वल नहीं आ रहा है, तो ट्राइंगल हमारा स्केलेन ट्राइंगल हुआ और ये राइट एंगल ट्राइंगल भी नहीं है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं आसानी के साथ। चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इसमें हम देख रहे हैं कि विच द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, पॉइंट हमें दिए हुए हैं ये और ये दोनों पॉइंट हमें दिए हुए हैं इन द रेशो, कितना रेशो 1:2 इंटरनली लाइज इन। तो ये वाले पॉइंट जो है ना, ये वाले पॉइंट जो है हमारे, तो इनमें एक पॉइंट ऐसा होगा, ये दो लाइन सेगमेंट है ना, इनको 1:2 में इंटरनली डिवाइड कर रहा होगा, तो वो पॉइंट हमें बताना है कौन से क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखिए हम किस तरह से सोल्व करते हैं, आसान होता है और इस तरह के क्वेश्चन हमारे आ भी जाते हैं, तो इसको हम देखते हैं किस तरह से सोल्व करेंगे इसे। तो देखिए इंटरनली डिवाइड का हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है, देखो ध्यान से कि इंटरनली जब डिवाइड करेंगे हम तो x इक्वल क्या होता है हमारा mx2 + nx1। इसी तरह से अपॉन में क्या आता है m + n आता है,
यहाँ पर x1 x2 क्या होते हैं, वो हमारे ये जो है पॉइंट है वो वाले होते हैं। और इसी तरह से m और n क्या होते हैं, यहाँ पे जो रेशो है ना हमारा, रेशो जो है उसे पहले वाले को m बोल देते हैं, दूसरे वाले को n बोल देते हैं। इसी तरह से y वाला फॉर्मूला क्या होता है हमारा, m y2 प्लस n y1 अपॉन क्या आता है हमारा, m प्लस n आता है। तो अब देखिए x और y इन दोनों की हेल्प से, फॉर्मूलों की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए x हमारा क्या हो जाएगा 1, m की वैल्यू कितनी है हमारी, m की वैल्यू है हमारी 1, और x2 की वैल्यू है हमारी 3, इसी तरह से n की वैल्यू है हमारी 2, और जो है x1 की वैल्यू हमारी 7। ये सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और m और n कितना है 1 + 2 तो 3, यानी कि टोटल जब हम इसे फाइंड आउट करेंगे तो हमारी x की 1 की ये x1 की वैल्यू हमारी ये दी हुई है, सारी वैल्यूज़ को हम रखेंगे। रखने के बाद हमारा फाइनली आंसर जो आएगा, x की वैल्यू आएगी 17/3 और y की वैल्यू आ रही है हमारी कितनी, माइनस का 8/3। तो देखिए x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू हमारी नेगेटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, x की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब क्या है हमारा, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे हो सकते हैं। लेकिन y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है हमारी माइनस में, तो y की वैल्यू माइनस में तो कौन से क्वाड्रेंट में होती है, तो थर्ड में होती है, फोर्थ में होती है, तो कॉमन क्या है हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आंसर क्या आएगा इसका, फोर्थ क्वाड्रेंट इसका आंसर आ जाएगा आसानी के साथ। मुश्किल कुछ नहीं है, बस ये फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। ये जो दो फॉर्मूले हैं हमारे, x इक्वल ये और y इक्वल वाले, ये दोनों फॉर्मूले याद रखेंगे, वैल्यूज़ को आसानी के साथ पुट करेंगे और फाइनली हम देखेंगे। देखिए अब इसमें हमें न्यूमेरिकल वैल्यू से इतना मतलब नहीं है कि न्यूमेरिकल वैल्यू x की कितनी आ रही है, y की कितनी आ रही है, बस यहाँ पर साइन चेक करने हैं, x की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसी तरह से y की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये साइन चेक करेंगे और इसको हम फिर आसानी के साथ इसमें चेक करके देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना है हमारा 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ, इन द गिवन फिगर्स द मेजर्स ऑफ एंगल डी एंड एंगल एफ आर रिस्पेक्टिवली। मतलब दो हमें ट्रायंगल हमें दिए हुए हैं, तो इन दो ट्रायंगलों में हमें क्या बताना है, ये बताना है कि एंगल डी और एंगल एफ क्या होंगे। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम ये कोशिश करेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर प्रूव कर दें। अगर ये सिमिलर प्रूव हो जाते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है इनके जो है साइड्स बताने के लिए, इनकी साइड बताने के लिए आसानी हो जाती है, या इनके एंगल बताने के लिए आसानी हो जाती है। तो देखिए इसमें काफ़ी कुछ मुझे सिमिलर नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसे नहीं बात बनेगी, हम इसे करके देखेंगे। तो करके देखने के बाद देखते हैं इसमें क्या होता है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से सोल्व करना है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, ये जो एंगल हमारा ए है जो कि अननोन है, मतलब इस वाले को हमें फाइंड आउट करना है कितना होगा। तो ध्यान से देखिए, इन दोनों एंगल का सम करेंगे तो आ जाएगा 50। तो इन तीनों का सम कितना होता है 180। तो 180 में से जब 50 माइनस जाएगा तो 130 बचेगा। तो इसका मतलब ये वाला एंगल हमारा कितना आ गया, 130 का आ जाएगा। तो जब ये 130 का आ गया हमारे पास, तो ध्यान से देखिए एंगल ए और एंगल ई दोनों के दोनों हमारे सिमिलर हैं, मतलब सेम है, एंगल सेम है। तो अब हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि अब देखो ये ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं, मतलब सिमिलर हो सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इसे। तो देखिए साइड ए बी, इसकी साइड ले रहे हैं हम ए बी, और इसकी साइड लेंगे हम अपॉन की ए सी, ए सी। इसी तरह से देखिए ए बी हमने ले लिया ना 45 है, इसी तरह से हम ई एफ लेंगे, साइड कौन सी ले रहे हैं हम, ई एफ, ई एफ, और इधर क्या लेंगे ई डी या डी, ई डी ले लेते हैं, ठीक है, ई डी। तो ये जो साइड्स है ना हमारी सेम प्रोपोर्शन में, ध्यान से देखिए 45 है ना हमारा, ये 45 हो गया हमारा, ये 63 हो गया। इसी तरह देखिए 5 की जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 में तो 45 आ जाएगा। इसी तरह से 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 में तो ये आ जाएगा 63। तो इसका मतलब क्या है, हमारी ये साइड हमारी सेम प्रोपोर्शन में है, साइड हमारी सेम प्रोपोर्शन में है और एक एंगल हमारा इक्वल है। तो एस ए एस प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल एस एस प्रॉपर्टी से ट्रायंगल हमारा हो जाएगा सिमिलर, ठीक है। तो बाय एस ए एस प्रॉपर्टी तो ट्रायंगल कौन सा होगा, देखो ट्रायंगल लिखने का तरीका देखिए, हमने लिया ए बी सी, तो ये सिमिलर किसके होगा, ट्रायंगल ए क्या है हमारा 130 है, तो हम दोबारा किस पर पहुंचेंगे, ई पर पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, ई से करनी है। ई के बाद देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ई के बाद हमारा बी आ गया है, यानी कि कौन सी वाली लाइन है हमारी 45 वाली है। तो इसी तरह से 45 वाली 5 वाली कौन सी लाइन होगी, एफ,
एफ होगा और इसी तरह से ये आ जाएगा हमारा डी। तो उस ट्राइंगल को सिमिलर लिखने के लिए ये जरूरी है कि कौन सा जो वर्टिक्स है किसके साथ लिया जा रहा है, वरना उल्टा सीधा लिखोगे तो गलत हो जाएगा, वो सिमिलर नहीं बैठेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। जब ये सिचुएशन बन गई है हमारी, तो ध्यान से देखो एंगल बी जो है ना हमारा, एंगल बी और एंगल एफ दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे, और ये किसके इक्वल है, हमारे 30 डिग्री के इक्वल है। इसी तरह से देखिए एंगल सी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी यहाँ पर है तो ये एंगल डी के इक्वल हो जाएगा, एंगल डी। और ये एंगल कितना है हमारा 20 डिग्री है। तो इसी तरह से देखते हैं हम क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है, एंगल डी और एफ के बारे में पूछा जा रहा है। तो एंगल डी कितना है हमारा, एंगल डी है हमारा 20 और एंगल एफ कितना हमारा 30। तो आंसर क्या आया हमारा 20 और 30। तो देखिए 20 और 30 इसमें कौन सा दे रखा है, 20 और 30 में दे रखा है इन्होंने ए वाला पोर्शन हमारा 20 डिग्री 30 डिग्री है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है हमें। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। इन फिगर ए बी इज अ कोड। ए बी क्या है, हमारी एक कोड दी हुई है किसी सर्कल की, एंड ए टी इज अ टेंजेंट, और ए टी इस पर एक टेंजेंट है, और एट सच डैट कि ए टी जो इस तरह से है कि एंगल बी ए टी 60 डिग्री है। बी ए टी यानी कि ये वाला एंगल कितना है हमारा, ये एंगल है हमारा 60 डिग्री। तब हमें मेजर करना है ए सी बी। ए सी बी का है हमारा ए सी बी, ये वाले एंगल को हमें फाइंड आउट करना है कि ये एंगल हमारा कितना होगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करना है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है हमने सोल्व किया है। तो इसमें देखिए गिवन डेटा क्या है हमारे पास, बी ए टी की वैल्यू दी हुई है। बी ए टी क्या है, बी ए टी ये वाली वैल्यू हमें दी हुई है 60 डिग्री, और हमसे पूछा जा रहा है ए सी बी। ए सी बी मतलब ये वाला एंगल क्या होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, और हम जानते हैं सेंटर पे जो बना हुआ एंगल होता है और ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला एंगल जो है किसका, इसका आधा होता है। कौन से वाले का, इस वाले का आधा होता है। तो अगर हमें ये वाला एंगल पता चल जाए किसी तरह से, तो इसका आधा कर देंगे तो ये वाला एंगल हमारा आ जाएगा। तो इसको सोल्व करने के लिए देखिए क्या किया हमने। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा एंगल हमारा कितना होगा, ये होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये जो है रेडियस है, और जब रेडियस पे रेडियस पर जो टेंजेंट बनती है वो कितनी होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। लेकिन हम जानते हैं कि ये वाला एंगल कितना है हमारा, ये वाला एंगल तो 60 डिग्री है। तो ये वाला एंगल हमारा आ जाएगा 90 में से 60 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 30 डिग्री का। तो ये हमारा 30 डिग्री का एंगल आ जाएगा। देखिए मैंने कर रखा 30 डिग्री का आ गया। अब ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा। क्यों, क्योंकि ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियस है, और रेडियस सेम होती है, और सेम साइड्स के सामने वाले जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों 30 हो गए। अब हम जानते हैं ट्राइंगल का तीनों का एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो 180 में से हम 60 को माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 120 आ जाएगा। ठीक है, ये 120 आ गया। देखिए 120 के बाद हम इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालेंगे, ऊपर वाला एंगल निकालेंगे, तो टोटल कितना होता है, 360 होता है। 360 में से जब 120 को माइनस करेंगे तो ये 240 आ जाएगा हमारा। ये आ गया हमारा 240। अब 240 जो आ गया हमारा, इस 240 का आधा कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा हमारा जो कि पूछा जा रहा है। तो मैंने क्या किया, एंगल ए सी बी को 1/2 रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी का जो रिफ्लेक्स है 240 है उसका आधा कर दिया, तो 120 हमारा